वालेकुम जी, जवाद हफीज़ एक नई वीडियो में आपके साथ। सर आज हमारा टॉपिक है कि हम थोड़ा सा स्टॉक मार्केट को कंपेयर करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के साथ, गोल्ड के साथ और जो ऑप्शंस हैं उनके साथ, कमोडिटीज़ के साथ भी करेंगे। मैंने कभी गोल्ड में या फॉरेक्स में ज़ाती तौर पे इन्वेस्टमेंट नहीं की, ना कमोडिटीज़ में की, लेकिन कुछ दोस्त मिलते रहते हैं जो करते हैं, तो उनके साथ फिर व्यू एक्सचेंज भी हो जाता है और प्रोज एंड कॉन्स भी डिस्कस हो जाती हैं कि क्या बेहतर है और क्यों बेहतर है। अभी रिसेंटली एक बड़े समझदार आदमी से मेरी मीटिंग हुई और बड़ी डिटेल हमारी डिस्कशन हुई। देखिए, जो कमोडिटीज़ हैं या जो गोल्ड है या जो आपका समझ लीजिए आप ऑयल है, ये बहुत बड़ी वॉल्यूम्स में ये ट्रेड होते हैं और इनमें मार्जिन्स बड़े कम होते हैं, यानी प्रॉफिट मार्जिन ही जो बाइंग से बड़ी, यानी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और इनमें बग़ैर लेवरेजिंग के आप काम नहीं कर सकते, बग़ैर कर्ज़े के आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ा काम करने के लिए इसमें कर्ज़े की ज़रूरत होती है कि पैसा आपके पास हैवी होगा तो आप फिर इनमें काम कर पाएंगे। और पैसा ज़्यादा हैवी नहीं होता तो आप क्या करते हैं, आप $10 से $100 का, $1000 का या $100 से $1000, 10 टाइम्स 15 टाइम्स अपने पैसे को लेवरेज करते हैं। अच्छा, लेवरेज का मतलब यानी उधार के पैसे भी कहते हैं, लेकिन जो आपका अपना पैसा है वो एक मार्जिन के तौर पे उसमें ट्रेड हो रहा होता है। अगर ट्रेड में उतना डिफरेंस आ जाए तो आप सारे पैसे अपने दे के उस ट्रेड को आप लूज़ कर जाते हैं। तो इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें आजकल 2-3 चीज़ें, वो एक सॉफ्टवेयर सा भी चल रहा है, वो मुझे भी बड़े लोगों ने भेजा है। एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की है, खूबसूरत सा लड़का, वो लाइन मोबाइल के ऊपर ऐसे लगता है गेम खेल रहे हैं, ऊपर जा रहा है। उसने कहा जी मैंने ट्रेड लिया, मैंने ट्रेड कैंसिल कर दिया, मैंने 85% मैंने प्रॉफिट बना लिया। और वो बड़ी एग्रेसिवली वो मार्केटिंग कर रहे हैं। आप उनके मार्केटिंग के बजट से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पैसा वो सोशल मीडिया के ऊपर अगर लगा रहे हैं तो ओवरऑल उनका मार्केटिंग बजट क्या होगा। अच्छा, टू मी सर, मैं एक ख़ास हद से ज़्यादा खुल के इसके बारे में बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि जो लॉबीज़ हैं वो मेरे नज़दीक, मैं बस इन सारी बातों को कंक्लूड करूँगा कि समझदार जो है वो समझ जाएं कि जब तक लालची ज़िंदा है ठग भूखा नहीं मरता। कोई भी चीज़ जो बहुत आसान लग रही है, जैसे कहते हैं टू गुड टू बी ट्रू, तो आपको ख़ुद उसकी डिटेल में जाना चाहिए, आपको ख़ुद उसकी डेप्थ में जाना चाहिए और ख़ुद सोचना चाहिए। लिहाजा मैं वो जो वीडियो गेम्स ही वो खेलते हैं, मैं उस पर तो ज़्यादा बात मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि इंटरनेशनल लॉबीज़ हैं और वो फिर बड़े मसले हो जाते हैं और बड़ा मुनासिब नहीं है ख़ास हद से ज़्यादा उस पर डिस्कशन करना। इशारतन मैंने बात कर दी अपनी। अब मैं आ जाता हूँ गोल्ड के ऊपर। तो वो जो समझदार आदमी थे उन्होंने कहा जवाब साहब, जब आप कोई कंपनी पिक करते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक तो कंपनी आपको डिविडेंड भी देती है, उसमें वॉलेटिलिटी भी होती है। कंपनी को असेस करना निस्बतन आसान है, क्योंकि कंपनी हर 3 महीने बाद अपना रिकॉर्ड दिखा रही है, अपनी प्राइस बता रही है, अपनी परफॉर्मेंस बता रही है कि हमने कितनी सेल्स की, प्रॉफिट में है, लॉस में है, क्या हालात हैं। लेकिन जब गोल्ड है या ऑयल है, वो तो फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका आपके मुकाबले पर है, आपके मुकाबले पर इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिविजुअल्स नहीं हैं। और जो रिपोर्टें आज की वीडियो में मैं ज़्यादातर आपको सवाल उठाऊंगा, जवाब नहीं, कुछ सवाल उठाऊंगा। जैसे वो एक सवाल ये कहता है कि आप अगर $10 का या $50 का या $100 का अकाउंट ऑनलाइन खोलते हैं तो आपको दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से मेलें आने लग पड़ जाती हैं। साइप्रस से आपको मेल आनी शुरू हो जाती है डेली के आपको ये ट्रेंड्स चल रहे हैं। वो क्यों आनी शुरू हो जाती है? आप ख़ुद समझदार हैं, ख़ुद आपको सोचना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। एक पुराने ज़माने की कोटेशन है कि नोइंग योर सेल्फ, खुद की शनाख्त, अपने आप को जानना, इज़ हाफ विक्ट्री। नोइंग योर एनिमी इज़ 100% विक्ट्री। इस सूरत में अब मॉडर्न वर्ल्ड है, इसमें एनिमी कोई वो बंदूकों पिस्तौल से एनिमी नहीं है। इसमें फाइनेंशियल वर्ल्ड में आपका कंपटीटर ही आपका एनिमी होता है। वैसे तो अब थर्ड तरफ इकोसिस्टम जा रहा है बिज़नेस का कि आप कोशिश कर रहे हैं कि कंपटीटर को ही अपना पार्टनर बना लिया जाए, लेकिन वो फिर एक और तरफ हम चले जाएंगे। इसमें सिर्फ ये है कि जब आप किसी भी जगह पर आप बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं किसी मार्केट में, तो आपकी कोशिश होती है कि सस्ता ख़रीदें और महंगा बेचें ताकि उसमें आपको पैसा मिले। तो जो कमोडिटीज़ में, जो गोल्ड में या फॉरेक्स में और जो स्टॉक्स में फ़र्क है, स्टॉक में आप एक फैक्ट्री है, एक बिज़नेस है, एक बैंक है, एक कंपनी है, एक पेट्रोल पंप है, जो कि एक खड़ा हुआ बिज़नेस है, एक रियलिटी है, उसमें आप हिस्सेदार हैं, उसके ऑपरेशंस हैं। अगर वो प्रॉफिट में है तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा और आपको प्राइस डिस्कवरी भी मिलेगी। लेकिन अगर आप
सोने की बार ले रहे हैं तो वो सोने की बार है। अगर दुनिया में उसकी प्राइस ऊपर जाएगी उस पर कोई डिविडेंड आपको नहीं मिलना। जैसा वॉरेन बफेट की एक बड़ी फेमस कोट है कि अगर सारी दुनिया का सोना इकट्ठा करके एक आदमी उसको बैठ जाए तो ऊपर से चांद से कोई देखे तो वो कहेगा कि एक बेवकूफ़ चौकीदारी कर रहा है, ही इज़ प्रोड्यूसिंग नथिंग। यानी आप कुछ प्रोड्यूस तो नहीं कर रहे हैं ना उसमें, सोने में आप सिर्फ एक तरह की स्टोरेज कर रहे हैं किसी चीज़ की, उसको आप ज़हीरांदोज़ी कर रहे हैं और इस उम्मीद पे कर रहे हैं कि उसकी कीमत बढ़ जाएगी। और इसी तरह सोने की जो बाइंग सेलिंग को समझना या करेंसीज़ के अप डाउन को समझना, मैं ये वही बात कहूँगा कि फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका या इस लेवल के लोग जो हैं या इस लेवल के इंस्टीट्यूशन आपके कंपटीटर हैं। अगर आप एक लोकल किसी भी मुल्क में, आप अमेरिका ही समझ लें, एप्पल का स्टॉक ले रहे हैं तो आपके कंपटीशन में एक आम आदमी हो सकता है आपके कंपटीशन में 70-80% स्टॉक्स है वो कॉमन लोगों के पास होते हैं। हो सकता है आप कंपटीशन अपने ड्राइवर या अपने जो लिफ्ट ऑपरेटर है उसके साथ हो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हेज फंड्स के साथ ही आपका कंपटीशन है। लेकिन जब आप गोल्ड और ये इस तरह की बड़ी चीज़ में जाते हैं और ये समझती हैं कंपनियां, एक इसके साथ कंबाइन करके आपके पास कोई फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा नहीं होता इन चीज़ों का, तो ज़्यादा लोग रिलाई करते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस जो है वो धोखा दे जाता है। वो धोखा कैसे दे जाता है? आप एक इंडिविजुअल हैं और आप ये देख रहे हैं कि ये लाइन इस लाइन को काट दे और ये फलानी बन गई और ये फलानी फॉर्मेशन बन गई और कप एंड हैंडल बन गया और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन गया और हेड एंड शोल्डर बन गया और RSI ये दिखा रहा है मुझे और मूविंग एवरेजेस ये दिखा रही हैं। आपका क्या ख्याल है कि जिन्होंने आपका जो कंपटीटर है उन्होंने वो बहुत ही जो टेक्निकल एनालिसिस को समझने वाले लोग हैं, उन्होंने 10 एनालिस्ट अपने दफ्तर में नहीं बिठाए हुए जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ में ये चीज़ कर रहे हैं। तो वो एनालिस्ट बेसिकली करते क्या हैं? एक बड़ी मशहूर टेक्निकल इंडिकेटर्स की किताब है, उसमें बड़ा अच्छी बात लिखी हुई है। उसमें लिखा हुआ वाई लुकिंग एट द टेक्निकल इंडिकेटर्स इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज एवरीवन इज़ लुकिंग एट दैट। अच्छा, उन्होंने डिसेप्शन मारनी है। जो मार्केट मूवर है, मार्केट मेकर है, उसने आपको सरप्राइज करना है। आपने 10 बार $1 का बनाकर $10 इकट्ठे किए, उसने टेक्निकल्स पे एक शॉट में आपसे $100 निकलवानी है और वो वहाँ करेगा जहाँ टेक्निकल्स आपको शॉर्ट बता रहे होंगे कि यार यहाँ पे सेल बनती है, तो वो बाय कर रहा होगा, वो एकदम एक बड़ी तादाद में माल उठाएगा। और इसके उल्ट जहाँ लगता है यहाँ बाय बनती है, क्योंकि उसने अपना माल डालना है। आप ये समझें वो वेल है, आप छोटी मछली हैं। और स्टॉक मार्केट में ये नॉर्मली ये होता है कि आप उस मुल्क के लोगों से ही कम्पीट कर रहे हैं या थोड़े से कोई FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की एक छोटी परसेंटेज होती है। लेकिन जब आप कमोडिटीज़ में डील करते हैं या आप गोल्ड में डील करते हैं या आप करेंसीज में डील करते हैं, तो सारी दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो सब के सब उसके अंदर उस पूल में मौजूद हैं। और वहाँ पे अगर कोई मोनोपलाइजेशन होगी या वहाँ पे अगर किसी किस्म की कोई हेजिंग होगी तो उनके लिए उसको डिवाइड कर देना बड़ा आसान है। उनके लिए इतने बड़े वॉल्यूम्स हैं कि मोनोपलाइज, और उस मोनोपलाइजेशन में ही मार्केट मेकर या मार्केट मूवर जो है वो पैसा बनाता है, क्योंकि उसके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन होती है, हम माने या ना माने। सो ये बेसिकली ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैं बाय ऑल मीन्स स्टॉक मार्केट को बेहतर ऑप्शन समझता हूँ एज़ कम्पेयर टू एनी अदर स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट। वो चीनी हो, वो सोना हो, वो गोल्ड हो, वो ऑयल हो या कोई भी और चीज़ हो, क्योंकि स्टॉक में एक कंपनी है, कंपनी को आप देख सकते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर मीटिंग में आप जाते हैं, कंपनी की बुक्स को आप एनालाइज कर सकते हैं, कंपनी के पीयर ग्रुप से। यानी एक ही सीमेंट फैक्ट्री नहीं है पूरी दुनिया में, अगर 25 सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं तो आप बाकियों की भी सीमेंट की प्राइसेस, उनकी सेल, उनके फिगर्स को कंप्लीटली एनालाइज कर सकते हैं। आप सेक्टर एनालिसिस कर सकते हैं। आपके पास फंडामेंटली अच्छा खासा मटेरियल है और टेक्निकल्स को आप एज अ साइड किक, एज एन एडिशनल एनालिसिस यूज़ करते हैं। लेकिन जो आप इन चीज़ों में कमोडिटीज़ में और करेंसीज में जब डील करते हैं तो फिर टेक्निकल्स इज़ द ओनली क्राइटेरिया, और उसमें जब डिसेप्शन लगेगी तो यू मे लूज़। यानी एक वॉलेटिलिटी आ गई, एक आपका लेवरेज आ गया, क्योंकि अपने पैसे से करेंगे तो मुनाफे इतने थोड़े होंगे, इट्स नॉट वर्थ डूइंग। और नंबर 3 के ऊपर उसके अंदर रिस्क फैक्टर मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा है। तो ये मेरा एनालिसिस और कंपैरिजन था स्टॉक्स वर्सेस गोल्ड, फॉरेक्स, ऑयल एंड अदर कमोडिटीज़। तो इंशाल्लाह एक और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और 786GH मेरा फेसबुक पेज है,
उसको ज़रूर जो है वो आप फॉलो करें, उस पर बहुत सी डिटेल्स होती हैं। इंशाल्लाह एक और वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।